नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आशापूर्णा देवी जी की कहानी आत्महत्या। आशापूर्णा देवी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी आत्महत्या। लेखिका आशापूर्णा देवी। मैला बिछौना, तेल मलिन तकिया और गद्दे से सीलन भरी बदबू फैल रही है, जैसे साल भर उसे किसी ने धूप ना दिखाई हो। ऐसी शैया पर सोकर लाख टके का सपना तो देखा जा सकता है, मगर दुर्लभ प्रेयसी का सपना कभी नहीं। हॉस्टल का नहीं, घर का ही बिस्तर, मगर घर में भी यानी मोहन जैसे लोगों के घर में शायद इससे अच्छा कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। सोने के लिए 4 हाथ जगह मिल गई, यही क्या कम है। मगर एक बिछौने को छोड़कर और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ स्वयं को बिल्कुल निश्चिंत समर्पित कर कल्पना की उड़ान भरी जा सके। दैनिक जीवन के भीषण संघर्ष में अपनी मानस प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने का स्थान ही का। जीवन लीला नहीं, जीवन युद्ध। संसार की तुलना अब किसी नैया से नहीं, बल्कि उस टूटी हुई बैलगाड़ी से की जा सकती है जिसके पहिए कीचड़ में फंस गए। पहले जमाने में लोग घर क्या बसाते थे, 50 रुपये माहवार में 10-12 बच्चे पाल लेते, खिलाते पिलाते शादी ब्याह करते, दान ध्यान तीर्थ दर्शन कुछ भी तो नहीं छूटता था। आराम से लंबी उम्र काटते, मरने में भी जल्दीबाजी नहीं। राम नाम जपते, पूरे होश हवास में स्वर्ग का रास्ता नापते। उस जमाने में रक्तचाप वृद्धि से सड़क पर गिरकर लोगों की मृत्यु नहीं होती थी, जैसी मृत्यु मोहन के पिता की हुई। ऑफिस से लौटकर ट्यूशन के लिए जाते समय गिर पड़े और उनकी सांसें उखड़ गई। फिर भी मोहन के पिता को इस बीमारी का पता 53 वर्ष की उम्र में चला था। मोहन की तरह 23 वर्ष में नहीं। बीमारी का कारण संघर्ष और कठिन आर्थिक संकट था। इतने पर भी मोहन जैसे शुद्ध और असंतुष्ट नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते। छोटी छोटी बातों पर खुशी जाहिर करते। उनके इस महत्वाकांक्षाहीन स्वभाव को देखकर मोहन का मन घृणा और वैराग्य से भर जाता, और आज भी मोहन को सब कुछ याद है। शायद उनके मानस पटल पर किसी मानसी का वास नहीं था, तभी तो तेल सिक्त तकिए पर सिर रखते ही आराम से सो जाते। बचपन से मोहन उन्हें ऐसे ही देखता आया है। खैर, आज उनकी चर्चा अप्रासंगिक है। अंतिम शैया में तो उन्हें वह तेल सिक्त तकिया भी नसीब नहीं हुआ। इसका अफसोस मोहन की माँ को होता रहता है, मगर मोहन को इस बात का कोई दुख नहीं। फुटपाथ पर मौत होने से थोड़ा बहुत आडंबर हुआ था, लेकिन अपने उस दुर्गंधपूर्ण सीलन भरे अंधेरे कमरे के गंदे बिस्तर पर बीमारी झेलकर मरने से क्या वह भी नसीब होता। ऊपर से मोहन की माँ और बहन के पास सोने का एकाध कण जो बचा था वह भी बिक जाता, और मोहन के सिर पर कर्ज का बोझ कुछ और भारी हो जाता। यह सब बातें अगर उजागर हो जाती तो मोहन का समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता, और उस पर नराधम, हृदयहीन, अकृतज्ञ जैसी विशेषण इसी दिन काम आते। पर सोचने विचारने पर तो कोई रोक नहीं। बस यही एक आज़ादी हमेशा आदमी को मिलती रहेगी। मोहन मन ही मन पिता की सद्विवेचना की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। यह सब तो इतिहास बन चुका। फिलहाल मोहन ने अपने आप को एक देशी बैंक में साधारण मूल्य के किराए पर लगाया है। ऐसी उसकी धारणा है कि यह नौकरी उसके भविष्य और जीवन की निर्धारक है। ऐसा वह सोच भी नहीं सकता। यह भाग्य की सामयिक विडंबना ही तो है। दासत्व शैतान के आगे अपनी आत्मा को बेचेगा मोहन? कभी नहीं। परिस्थिति की विवशता ही उसे अपने आप को किराए पर लगाने को मजबूर कर रही है। जिस प्रकार पिता की मृत्यु के बाद किराए पर दे दिए घर के 2 कमरे। सामयिक विडंबना हो या जो भी हो, 10 से 5 तक ऑफिस तो करना ही पड़ता है। फिर 3 घंटे और लग जाते हैं बीकॉम की पढ़ाई जारी रखने में। बस थोड़ा सा अवसर रात को ही मिल पाता है। अवसर मिल पाता है नरक भोगने का। उषा का चेहरा याद आते ही वह जल भुन गया। ऐसी शैया पर सोकर प्रेयसी का ध्यान, छी छी। मन ही मन जैसे अपने हाथों से उस मुस्कुराती छवि को मिटाकर उठ बैठा मोहन। टूटा हुआ पंखा उठाकर जोर जोर से झलने लगा। हवा मिली या ना मिली, शोर जोरों का होने लगा। हर रात वह सोचता, सुबह उठकर चाहे कुछ और करे न करे, एक पंखा तो जरूर खरीद लाएगा। पर सुबह उठकर इस तुच्छ वस्तु की याद ही ना रहती।
पंखे के शोर में तंग आकर मोहन उसे उठाकर फेंकने ही वाला था कि नीचे से जयंती ने कहना शुरू किया, लो शुरू हो गया भैया का पंखा ठोकना। उफ, दिन भर की मेहनत, रात को जरा सो सकूं यह भी नसीब नहीं। सारे परिवार को एक ही कमरे में सोना पड़ता है। कमरे किराए पर देने का यही अवश्यंभावी परिणाम था जिसे सबने मान लिया था। गरीबी की अनेक असुविधाओं में सबसे बुरी यही लगती थी, फिर भी विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। महीने भर दौड़ धूप कर और अपना खून पसीना एक कर मोहन जो कमा कर लाता, प्लास्टर झरे ईंट की दीवारों से बने 2 कमरे चुपचाप बैठकर कुछ वैसा ही कमा लेते थे। तो फिर सहन न करे तो क्या करे। ये कमरे खाते भी तो नहीं, पहनते भी नहीं, और भोर में उनके लिए उठकर चूल्हा भी तो नहीं जलाना पड़ता। इस तुलना में मोहन की कीमत कम ही ठहरेगी। तभी तो निरुपाय होकर चुपचाप कमरे में बिछे बिछावन की कतार को रौंद कर वह अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता। मगर जयंती के कटु भाषण से वह ऐसा तिलमिला उठता कि दिल करता एक रात घर में आग लगाकर कहीं निकल जाए। आश्चर्य की बात थी, कितने परिवार उजड़ गए देश के दंगे में, कितने सुखी और समृद्ध परिवार, मगर मोहन के इस टूटे फूटे घर की एक ईंट तक नहीं हिली। पंखे को फेंकने की इच्छा को दबाकर जयंती के कथन के प्रति रोध स्वरूप मोहन उसे जोर जोर से झलने लगा। देख रही हो माँ, जयंती झल्ला उठी, जानबूझकर और शोर मचा रहा है। अरे क्या करे वह भी। तरुलता की थकी और ये आवाज़ उस अंधेरे में जैसे राहत खोज रही होती है। क्या करे बोल, इतनी गर्मी में बिना पंखा जले रहे भी कैसे, सारा दिन की मेहनत के बाद। नहीं रह सकता। क्यों, हम आदमी नहीं है क्या? क्या दिन भर गद्दे बिछा बिछा कर सोए रहते हैं? मर्दों की मेहनत मेहनत है। दाई मेहरी के काम से लेकर जूता सिलाई और चंडी पाठ तक करना पड़ता तो समझते। दिन भर पंखे की तेज हवा के नीचे बैठकर वैसा शौकिया काम तो सभी कर लेंगे। मोहन व्यंग भरी आवाज़ में बोल उठता है, एक दिन काम बदल लेते हैं आपस में। वहाँ तो ABCD लिखते ही कलम टूट जाएगी। तुरंत मुखर होकर जयंती बोली, हाँ टूट जाएगी, मगर इसके लिए शर्म मुझसे तुम ही लोगों को होनी चाहिए, समझे? आसमान की ओर मुँह करके थूकोगे तो वह तुम्हारे मुंह पर गिरेगा, याद रखना। क्यों नहीं रखूँगा, दिन रात क्या कुछ याद नहीं रखता? थोड़ी सी बात कैसे भूल जाऊँ? ज़्यादा बको नहीं भैया, जलन होती है तन बदन में। पिताजी नहीं रहे, अब हमें ठीक से रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, पता है ना? खूब पता है, खूब पता है, मोहन हंस पड़ा। सिर्फ ठीक से रखना, माँ के गठिया का इलाज, मुन्नी के पेट की बीमारी का इलाज, शोभन को विलायत भेजना, तेरी शादी के लिए एक राजकुमार ढूंढ लाना, सभी तो मेरी जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल है। जयंती भी उठ बैठी। अंधेरे में भी पता चलता है, ऐसे में भी उसकी बातें तीर की तरह चुभती हैं। शर्म नहीं आती चिढ़ाते हुए? मगर आदमी होते तो शर्म मिट्टी में मिल गई होती। क्या क्या शुरू हो गया। तरुलता झल्ला उठती है, लेकिन उस झल्लाहट में गुस्सा कम, असहायता ज़्यादा होती है। बेटी से निपट लेना उसके बस की बात नहीं, फिर भी रोकना तो जरूरी था, इसलिए बोली, अरे कह लेने दो, कह लेने दो। मोहन व्यंग की धुरी के तीक्ष्ण धार की तरह झलक उठती थी उसकी बोली से। कहने पर टैक्स तो नहीं है ना, कोई सरकारी नियंत्रण भी नहीं, बकने दो, जितनी मर्जी आए बकने दो। मेरा मजाक उड़ाकर अपना दोष ढक रहे हो भैया, पर जान लो दुनिया में एक तुम ही चालाक नहीं हो। अच्छा बाबा, तू भी बड़ी चालाक है। बड़ी मुश्किल से स्वर में प्रभुता लाती तरुलता, अब तो सो जा। वह बेचारा दिन भर दफ्तर में मेहनत करने के बाद अपनी पढ़ाई करता है, जरा सा सोया है कि उलझ पड़ी उससे। गर्मी से परेशान हुआ जा रहा है, पंखा नहीं झलेगा तो और क्या करेगा? तेरी तो हर बात ज़बरदस्ती चलती है। इतना बड़ा लड़का इस खटाल में सो रहा है, यही क्या कम तकलीफ है? तो कौन कहता है तकलीफ करने का? 500 रुपये महीना लाए और रहे शान से। तुम तो सिर्फ भैया की तरफदारी करती हो। शोभन के बारे में सोचा है कभी? इतनी छोटी उम्र में क्या नहीं करता घर के लिए। भैया कभी 2 पैसे की चीज़ लाकर भी देता है हाथ में, जैसे विलायत से साहब आए। तुम्हारे यहाँ रहकर तुम्हें निहाल कर रहे हैं, ये नवाबी मुझसे तो देखी नहीं जाती। तेरी बातें भी किसी के कान में शहद नहीं घुलती, समझी? अब कृपया कर चुप रहेगी या पार्क में जाकर रात काटूं? ठंडी आवाज़ में मोहन कहता है। तो जाऊँ ना, किसने मना किया है? जयंती लेट जाती है धम से। तुम्हारे लिए तो फिर भी पार्क का बेंच है, हमारे नसीब में तो शमशान घाट के सिवा और कोई जगह नहीं। विक्षुब्ध तरुलता बोल उठी, कैसी बातें करने लगी है आजकल, जब से इनका स्वर्गवास हुआ है पता नहीं कैसी हो गई है। अच्छा, तो पिताजी के साथ मुझे भी क्यों नहीं विदा कर दिया? चैन की सांस तो लेती तुम। ऐसी मुँह जली उद्दंड अलक्ष्मी को रखने की क्या जरूरत थी? तीखी आवाज़ में अब कंपन भी आ जाता है। अब क्या शुरू कर दें? आंसू टपकाना, जो जी में आए कह लिया, और मुश्किल देखी तो आंसू बहाकर जीत गई।
औरत होना बुरी बात नहीं है। पंखा नीचे पटक कर मोहन खाट से उतर गया। छोटे भाई बहनों के हाथ पैर कुचलते हुए किसी तरह दरवाजे की ओर बढ़ गए। अरे कहाँ चल दिया? तरुलता पूछती। डरो नहीं, शमशान घाट की ओर नहीं। मोहन हंस पड़ा। निश्चिंत रहो, घूम फिर कर इसी खटाल में लौट आऊँगा। जरा खुली हवा में घूम कर आता हूँ। तभी तो कहती हूँ नवाब। फिर जयंती की आवाज़ सुनाई पड़ी। इतने लोग इस कमरे में सो रहे हैं, इन्हीं को बीच रात में हवा खाने की जरूरत पड़ गई। जय। तरुलता अचानक हाथ बढ़ाकर जयंती की चोटी खींच बैठी। शायद अधिक कायर लोग ही कभी कभी निर्भीक होकर अचानक ऐसा दुस्साहस का काम कर बैठते हैं। ऐसी तीक्ष्ण स्वर में बोलती है। तब से बकी जा रही है, तुझे मौत क्यों नहीं आती चुड़ैल? अंधेरे में जयंती हंसी। उफ, मेरी चोटी छोड़ दो। मेरे मरने से तुम्हें सब सुख मिलेगा क्या? कमर की दर्द से हिल भी तो नहीं पाती, नहीं तो मरकर एक बार देखने को जी करता। इतना आसान नहीं है। मोहन का तीक्ष्ण स्वर अंधेरे को चीरते हुए वार करता है जयंती पर। मरना इतना आसान होता तो फिर चिंता क्या थी? इस घर में किसी भी को भी जीने का हक नहीं समझी? तुझे नहीं, मुझे नहीं, माँ को नहीं, शोभन, मुन्नी, किसी को भी नहीं। फिर भी जीना है। जीना नहीं, जिंदा रहना है। इस धरती के अन्न का भागीदार बनकर जिंदा रहना है। दिन रात भाग्य को कोसकर सिर पीटकर भी जिंदा रहना है। लानत है। फटी चप्पल में से आवाज़ निकलती और फिर धीमी होती जाती। मोहन बाहर चला जाता है। तरुलता हड़बड़ाकर उठती है और दर्द से कर्रा उठती है और फिर बेटी पर ही बरस पड़ती है। कुलक्षणी कहीं कि तेरे ही कारण किसी दिन मेरा बेटा आत्मघाती हो जाएगा। आत्मघाती होना इतना आसान नहीं माँ, सो जाओ चुपचाप। तू तो कहेगी ही, माँ का दिल थोड़े ही है। निराश भाव से कहती है। पता नहीं इतनी रात को किस लिए निकल गया। क्यों सोचकर परेशान होती हो माँ? 2 सिगरेट फूंक कर अभी वापस आ जाएगा, देख लेना। बेटी की भविष्यवाणी उसे आश्वस्त नहीं कर पाती। पहले थोड़ा मुरमुराती है, फिर रोने लगी तरुलता। मगर जयंती की भविष्यवाणी भी झूठी निकली। उस रात मोहन वापस नहीं आया और अगले दिन सुबह भी नहीं। रुपए, ढेर सारे रुपए, अनगिनत रुपए। पार्क की दीवार फांद कर अंदर एक बेंच पर लेटकर आकाश की ओर भावमग्न होकर देख रहा था मोहन। सिर्फ 500 रुपये महीना नहीं, ढेर सारे रुपए। घर की हर ईंट जैसे चीख चीख कर यही सुना रही है, रुपए चाहिए, रुपए। कितना भद्दा था जयंती के बोलने का ढंग। कैसा मैल, तिरस्कार छिपाता माँ के चेहरे पर। आंखों के आगे अब कहाँ है वह काले धब्बों में लिपटी झुकी हुई छत जहाँ से सारी कल्पनाएं टकराकर लौट जाएंगी। तारों से झिलमिल खुले गगन को देखकर उसकी कल्पना बेलगाम हो गई। कल्पना उसी ऐश्वर्य के गिने चुने रुपए नहीं, बल्कि इतने की मुट्ठी भर भर कर बरसा सके। उसी रुपए से मुंह बंद होगा जयंती का। सुबोध सुशील बने रहेंगे जिद्दी और अड़ियल सारे छोटे भाई बहन। चुका सकेगा मातृ ऋण, उद्धार कर सकेगा अपनी आत्मा का, खरीद सकेगा उषा को। क्यों नहीं? पैसे से क्या नहीं होता? उषा को भी पैसे से खरीदा जा सकता है। सुनने में कटु बात, सच यही है, निर्लज सच। सिर्फ धन चाहिए, काफ़ी नहीं, उससे अधिक और काफ़ी से भी अतिरिक्त। यह धन अगर ऊपर से बरस पड़ता, ऐसा होता तो मोहन के लिए चमत्कार हो जाता। जब धन के बदले थोड़ा सा शीतल समीर भेजने से ही तत्काल काम चल जाए तो बुरा ही क्या है। अपनी सारी मांगों, सारे प्रश्नों को भूलकर कुछ समय के लिए शांत हो गया मोहन। नींद खुली तो उषा की लाली फैली हुई थी। उठकर इधर उधर जाकर कहीं गिरा पड़ा मिल जाए कोई धन, कोई कोना छोड़ा, बेंच के नीचे झाड़ियों के पीछे कोई 1000 का नोट मिल जाए। मिलता तो आस्तिक हो जाता, सोचा था उसने, पर नहीं बन सका। दिन भर लक्ष्यहीन सा टहलता रहा, पर रात बिताए कहाँ। उस खटाल को छोड़कर रात भर खुले मैदान में सोकर बिना नहाए बिना खाए उसे बुखार सा लग रहा था। फिर दफ्तर से कब तक अनुपस्थित रहता है। घर तो लौटना ही था, मगर घर में ऐसी अनहोनी इसका इंतजार कर रही थी, उसे क्या पता था। बिना रुपयों के मिले और बिना उनका खर्च किए जयंती का मुंह बंद हो गया। दिन के उजाले में किवाड़ बंद कर एक रस्सी को मरोड़ मरोड़ कर अपने गले से ऐसा लिपटाया था कि उसका स्वर हमेशा के लिए रुद्ध हो गया। घर के दरवाजे पर अपने घर को नहीं पहचान सका मोहन। कहाँ से इतने लोग जुट गए? हैरत की बात थी। जीवन में कहीं कोई उत्सव का आयोजन नहीं, इसलिए क्या संतुलन बनाए रखने के लिए ही मृत्यु एक आडंबर बनकर आ रही है उनके जीवन में? पहले पिताजी, फिर जयंती। जयंती अब कभी नहीं बोलेगी, यह सोचकर हैरान हो गया मोहन। दर्द से परेशान तरुलता में दौड़ कर आने की शक्ति नहीं थी, इसलिए बेटे को देखते ही रो पड़ी वहीं से। बेटी के प्रति कभी भी कोई कर्तव्य नहीं निभा पाई। उसे खाने को नहीं मिला, पहनने को नहीं मिला। माँ के घर में दास वृत्ति करते करते ही जीवन से ऊब गई। इन्हीं बातों को रो रो कर सुनाने लगी। वह बोली, तंग आकर मेरी बेटी ने जान दे दी अपनी। तंग आकर? तंग होना जानती थी क्या जयंती?
अनपढ़ मूर्ख वाचाल जयंती, जो उषा जैसी लड़की के सामने खड़ी होने के लायक भी नहीं थी, उसके मन में घृणा इतनी प्रबल कि गले में फंदा डाल ले। जयंती जैसी लड़की का मन भी होता है, एक चिंता जगत भी होता है। तंग आकर मोहन आत्मघाती नहीं हुई जयंती शायद जयंती के लिए भी संभव था। अनपढ़ थी, इसलिए शायद भाव आवेग में का प्रदर्शन भी इतना प्रबल था। सभ्य सुशिक्षित मोहन तो तंग आकर अधिक से अधिक एक रात पार्क की बेंच पर गुजार सकता था। अपने नैराश्य की कड़वाहट को छिपाने के लिए दिन भर निरुद्देश्य चक्कर काट सकता था, उससे अधिक कुछ नहीं। वह शिक्षा और सभ्यता ही क्या जो मन की आग को वश में न कर सके। किराए की मियाद बढ़ते बढ़ते शायद एक दिन शैतान के हाथों ही आत्मा बिक जाएगी, मगर इसके लिए आत्महत्या करना, छी, जैसे किसी सस्ते नाटक का फीका समापन।